नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इंस्ट्रूमेंटेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल में आज जानते हैं कॉन्टैक्टर कंट्रोल सर्किट की मदद से ड्यूल स्टार्टर सेटअप से इंडस्ट्रीज में प्रोसेस और मोटर्स का सीक्वेंस ऑपरेशन किस तरह से करते हैं। हमेशा की भांति आज के इस वीडियो लेसन के भी नोट्स पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। अगर सीक्वेंस ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली मोटरों की पावर साइज 5 HP से छोटी है तो उन्हें डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से स्टार्ट किया जा सकता है। और एक ड्यूअल स्टार्टर के सर्किट में बेसिकली एक कॉन्टैक्टर है जो हमारी 3 फेज पावर सप्लाई को प्रोसेस मोटर से मेक, ब्रेक और कंट्रोल करता है। इस स्टार्टर में शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन के लिए आइसोलेटर के साथ HRC फ्यूज की स्विच फ्यूज यूनिट हो सकती है या फिर हम एक MCB का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोसेस मोटरों को ओवरलोड से बचाने के लिए एक थर्मल ओवरलोड रिले का इस्तेमाल इस सीरीज सर्किट में किया जाता है। स्टार्टर में ग्रीन कलर के NO पुश बटन की मदद से हम मोटर को शुरू कर सकते हैं और रेड कलर के NC पुश बटन की मदद से चलती हुई मोटर को रोका जा सकता है। स्टार्टर में जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं NO और NC प्रकार के, उनका इस्तेमाल भी हम मोटर की कंट्रोल सर्किटरी में रिक्वायर्ड एक्शंस के लिए कर सकते हैं। ड्यूअल स्टार्टर के कॉन्टैक्टर का स्विच फ्यूज यूनिट के शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन और थर्मल ओवरलोड रिले के ओवरलोड प्रोटेक्शन के सीरीज पावर सर्किट का जो मोटर से कनेक्शन है उसके वर्किंग को समझते हैं। जब हम हरे रंग का NO स्टार्ट पुश बटन प्रेस करते हैं तो हमारी कॉन्टैक्टर की ऑपरेटिंग कॉइल को थर्मल ओवरलोड और पुश बटन के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के इस सीरीज सर्किट से करंट सप्लाई हो जाता है और कॉन्टैक्टर कॉइल की करंट एक्साइटेशन से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड कॉन्टैक्टर के अंदर जो स्प्रिंग के अगेंस्ट में पावरफुल एक्ट करते हुए कॉन्टैक्टर के पावर कॉन्टैक्ट को 1 को 2 से, 3 को 4 से और 5 को 6 से जोड़कर हमारी 3 फेज सप्लाई मोटर को अवेलेबल करा देता है। इसी दौरान ये दोनों नॉर्मली ओपन M1 और नॉर्मली क्लोज्ड M2 ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी अपनी पोजीशंस बदल लेते हैं। कॉन्टैक्टर में टर्मिनल 13 और 14 के बीच में जो ये नॉर्मल ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है वो कॉन्टैक्टर की एक्शन से क्लोज होकर स्टार्टर के हरे पुश बटन के पैरेलल एक क्लोज कॉन्टैक्ट बना लेता है और पुश बटन पर प्रेशर रिलीज करने के बाद जब ये नॉर्मल ओपन पोजीशन में भी आ जाएगा तो कॉन्टैक्टर कॉइल में करंट का ये जो अल्टरनेट पाथ है वो कॉइल को एक्साइटेड स्टेट में रखते हुए कॉन्टैक्टर के थ्रू सप्लाई को मोटर से कंटिन्यू रखेगा। अब हम इस मोटर को रोक सकते हैं। यदि हम लाल रंग वाले नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो कॉइल का करंट इंटरप्ट होने से, कॉन्टैक्टर का मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म होने से स्प्रिंग कॉन्टैक्टर के कॉन्टैक्ट्स को जब ओपन कर देगी तो सप्लाई का मोटर से कनेक्शन टूट जाएगा। यही काम एक मोटर ओवरलोड होने पर थर्मल ओवरलोड रिले के इस ऑक्सिलरी नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स के साथ भी कर सकती है। और अगर मोटर की सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है और कॉइल का एक्साइटेशन खत्म हो जाता है तब भी हमारे कॉन्टैक्ट्स ओपन हो जाएंगे और दोबारा अगर मोटर की सप्लाई आएगी तो जब तक हम हरा बटन नहीं दबाते मोटर दोबारा शुरू नहीं होगी। एक ड्यूअल स्टार्टर में प्रोसेस मोटर की सप्लाई के साथ पावर कनेक्शन और कंट्रोल सर्किटरी को आसानी से समझा जा सकता है। शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए स्विच फ्यूज यूनिट में HRC फ्यूज या MCB की मदद से हमारी 3 फेज सप्लाई नीले फ्रेम में दिखाए गए हमारे पावर कॉन्टैक्टर के 1, 3 और 5 लाइन टर्मिनल पर आ गई है। और यहाँ पावर कॉन्टैक्टर की नॉर्मल पोजिशंस में 2, 4 और 6 के साथ जो 1, 3, 5 के कनेक्शन है वो ओपन कंडीशन में है और यहाँ 2, 4, 6 से हमने ये कनेक्शन एक मैजेंटा फ्रेम में दिखाए गए थर्मल ओवरलोड रिलीज के 1, 3, 5 टर्मिनल्स में आ गई है और वहां से 2, 4, 6 टर्मिनल का कनेक्शन हमारी प्रोसेस मोटर को यहाँ हो गया है। कॉन्टैक्टर में यहाँ नीले तीर के स्थान पर कॉन्टैक्टर कॉइल के 2 टर्मिनल A1 और A2 के बीच में इलेक्ट्रिक सप्लाई के मदद से हम कॉन्टैक्टर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। कॉन्टैक्टर कॉइल के सर्किट में लाल रंग के नॉर्मली क्लोज्ड पुश बटन के क्लोज कॉन्टैक्ट से होता हुआ थर्मल
ओवरलोड रिले के 95 और 96 के बीच में यहाँ जो क्लोज कॉन्टेक्ट है उनसे होते हुए करंट का फ्लो पूरा हो सकता है अगर हम इस ग्रीन कलर के नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स को पुश एक्शन से क्लोज कर देते हैं और हमारा सर्किट का करंट कॉन्टेक्टर कॉइल में फ्लो होकर कॉन्टेक्टर को एक्टिवेट करके मोटर को एनर्जाइज कर सकता है। ध्यान रहे जब हरे पुश बटन पे प्रेशर रिलीज किया जाएगा तो वो वापस अपनी नॉर्मल ओपन पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन उसी दौरान कॉन्टेक्टर के यहाँ 13 और 14 के बीच में ये जो ऑक्सिलरी NO कॉन्टेक्ट है वो क्लोज होने से कॉन्टेक्टर कॉइल की करंट फ्लो के लिए एक अल्टरनेट पाथ डेवलप रहेगा। तो हमारा कॉन्टेक्टर 3 फेज सप्लाई को मोटर से कंटिन्यू मेंटेन रखेगा। इस मोटर को हम बंद कर सकते हैं अगर हम नॉर्मली क्लोज पुश बटन को प्रेस करते हैं या ओवरलोड से थर्मल ओवरलोड रिले के ये 95 और 96 के बीच में नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं तो ये करंट इंटरप्ट होने से मोटर बंद हो सकती है। वहीं इंडस्ट्रीज में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां हमें मोटर्स का सीक्वेंस कंट्रोल करना होता है, जैसे यहाँ एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन है या एयर कंडीशनिंग की एप्लीकेशंस है या कोई स्टोन का क्रशर है। यहाँ पर हमें किसी एक मोटर को शुरू करने से पहले किसी दूसरे मोटर के रनिंग ऑपरेशन की जरूरत है। तो हमारा जो सीक्वेंस कंट्रोल है मोटर का वो मोटरों को एक पहले से तय तरीके से स्टार्ट या स्टॉप कर सकता है। ऐसे सीक्वेंस कंट्रोल का इस्तेमाल करना वहां जरूरी हो जाता है जहां एक मशीन बिना अपने ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के ऑपरेट करना नुकसानकारी हो सकता है। उदाहरण के तौर पे एक ग्राइंडिंग ऑपरेशन में हमारा जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके रोटेशन से पहले जरूरी है कि हम एक कूलेंट पंप की मदद से कूलेंट की सप्लाई यहाँ कटिंग ऑपरेशंस के ऊपर जारी रखें ताकि हमारा ग्राइंडिंग ऑपरेशन है वो ट्रबल फ्री क्वालिटी के साथ किया जा सके। तो कूलेंट के चलाए बिना ग्राइंडिंग व्हील को चलाना नुकसानकारी हो सकता है। इसी तरह से सीक्वेंस कंट्रोल का इस्तेमाल एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स में किया जाता है जहां एक ब्लोअर के ऑपरेशन की पहले जरूरत है हमारे इवेपोरेटर और कंडेंसर के ऑपरेशन को कंप्रेसर की मदद से शुरू करने से पहले अगर हम बिना ब्लोअर ऑपरेशन के कंप्रेसर्स को चालू करते हैं तो ये हमारे लिए समस्याएं बन सकता है और यूटिलिटी भी नहीं बनेगी। तो अगर ब्लोअर चल रहे हैं तब तो कंप्रेसर चलाना उपयोगी रहेगा, अन्यथा ये न केवल गैर जरूरी वेस्टेज है एनर्जी की, इससे नुकसान भी हो सकते हैं। एक स्टोन कर्सर में दो ऐसी कन्वेयर हो सकती हैं जो दो अलग अलग मोटरों से चल रही है, लेकिन कन्वेयर 1 से भेजा गया मटेरियल ही कन्वेयर 2 आगे भेजती है। तो हमें कन्वेयर 2 को तब नहीं चलाना चाहिए जब कन्वेयर 1 नहीं चल रही हो। इसी तरह से हमारे जो क्रशर प्लांट है वो भी तभी उपयोगी रहेगा जब कन्वेयर सिस्टम्स चल रही होंगी। तो यहाँ हमें सीक्वेंस में पहले कन्वेयर 1 फिर कन्वेयर 2 और फिर क्रशर प्लांट चलाना हो सकता है। जब हमें 2 या 2 से अधिक मोटरों को सीक्वेंस में ऑपरेट करना है तो उनके जो पावर डायग्राम है वो किसी एक मोटर के पावर डायग्राम जैसे ही हैं। हम स्विच फ्यूज यूनिट में HRC फ्यूज की मदद से या MCB की मदद से शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन कर सकते हैं। किसी आइसोलेटिंग स्विच पे नो लोड पे मेक या ब्रेक के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। और ये हमारा मेन पावर कॉन्टेक्टर के पावर कॉन्टेक्ट्स हैं और यहाँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हैं जो सप्लाई को मोटरों से कनेक्ट करते हैं। इनके 1, 3 और 5 टर्मिनल्स पे मेन लाइन के कनेक्शंस आ जाते हैं और फिर 2, 4, 6 से हम थर्मल ओवरलोड रिले के कनेक्शंस इन टर्मिनल्स पे कर देते हैं और थर्मल ओवरलोड रिले के जो दूसरे सीरीज टर्मिनल्स हैं उनसे हम मोटर को कनेक्ट कर लेते हैं। जब कॉन्टेक्टर कॉइल यहाँ बीच में है वो एनर्जाइज होती हैं तो ये जो डबल ब्रेक कॉन्टेक्ट हैं वो एक प्लंजर से नीचे जाते हैं। तो 1 का कनेक्शन 3 से, 2 का 4 से और 5 का 6 से होने से 3 फेज सप्लाई मोटर को उपलब्ध हो जाती है। उसी दौरान ये 13 और 14 के बीच में ऑक्सिलरी NO कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाएगा और नीचे जो NC कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा, जिन्हें हम कंट्रोल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक थर्मल ओवरलोड रिले में यहाँ जो 95 और 96 के बीच में जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है वो ओवरलोड की कंडीशंस में कॉन्टेक्टर कॉइल के करंट को इंटरप्ट कर सकता है। ओवरलोड करंट की सेटिंग को इस स्क्रू से एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रिप होने के बाद ओवरलोड रिले को इस रीसेट बटन से सेट कर सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान हमारी ओवरलोड रिले काम करती है कि नहीं करती है उसे टेस्ट भी कर सकते हैं। मोटरों के सीक्वेंस कंट्रोल को कई तरीके से किया जा सकता है। एक मैनुअल ऑपरेशन में हम 2 कॉन्टेक्टर की कॉइल A मोटर और B मोटर को मैनुअल पुश बटन से इस तरह के कंट्रोल डायग्राम से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये मैनेज किया जा सकता है कि अगर हमारी मोटर A ऑफ है तो हम मोटर B को चालू नहीं कर सकते हैं। सारे कंट्रोल डायग्राम की वर्किंग को समझते हैं। ये समझा जा सकता
कहता है कि मोटर बी के कॉन्टेक्टर की कॉइल का करंट अपनी सप्लाई तभी पाएगा जब मोटर ए के कॉन्टेक्टर का ये 13 और 14 के बीच में ये जो NO कॉन्टेक्ट है वो क्लोज कंडीशन में रहे। इसलिए अगर हमें मोटर बी शुरू करनी है तो हमें मोटर ए का ये जो ग्रीन पुश बटन है इसे प्रेस करके मोटर ए की कॉन्टेक्टर कॉइल को एनर्जाइज करना होगा, और जब मोटर ए चालू स्थिति में होगी तो ये NO कॉन्टेक्ट क्लोज होगा, तो हमारी बी मोटर की कॉइल को करंट शुरू किया जा सकता है। अगर हम बी मोटर का ये हरा पुश बटन जो नॉर्मली ओपन कंडीशन में उसे प्रेस करके क्लोज करेंगे तो हमारी बी मोटर है वो कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट एनर्जाइज होने पर शुरू हो जाएगी। और अगर ये प्रेस बटन छूटता है या पहली मोटर का भी प्रेस बटन रिलीज किया जाता है तो उनके जो रेस्पेक्टिव नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट्स हैं वो क्लोज होकर कॉन्टेक्टर कॉइल के लिए अल्टरनेट करंट पाथ मेंटेन रखते हैं। इस स्थिति में मोटर ए और मोटर बी दोनों की कॉन्टेक्टर कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है और दोनों मोटर पहले ए और बाद में बी काम कर रही है। ध्यान रहे बी को शुरू करने से पहले हमें इस हरे पुश बटन को दबाना होगा। अब अगर हम इन मोटरों को बंद करना चाहते हैं तो हम मोटर बी को अकेली बंद कर सकते हैं इस लाल रंग के नॉर्मली क्लोज पुश बटन की मदद से, और अगर मोटर बी ओवरलोड हो जाती है और ये थर्मल ओवरलोड रिले एक्ट करती है तो केवल मोटर बी बंद होगी, मोटर ए का चलना जारी रहेगा। लेकिन अगर हम मोटर ए को इस लाल पुश बटन से बंद करते हैं या मोटर ए अपने ओवरलोड से ट्रिप होती है तो ऐसी स्थिति में कॉन्टेक्टर ए की कॉइल जब डी एनर्जाइज होगी, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को जब नॉर्मल ओपन कंडीशंस में लाएगी तो कॉन्टेक्टर कॉइल बी का करंट भी इंटरप्ट हो जाएगा। तो ए के बंद होने के साथ साथ बी मोटर की सप्लाई भी कॉइल डी एनर्जाइज होने से, कॉन्टेक्टर डिस्कनेक्ट होने से बंद हो जाएगी, तो दोनों मोटरें बंद हो जाएंगी। तो या तो हम अकेली ए मोटर को चला सकते हैं या ए और बी दोनों मोटरें साथ चल सकती हैं। अकेली बी मोटर का इस सीक्वेंस ऑपरेशन में चलाना संभव नहीं है। अगर हम ए मोटर को बंद करते हैं तो बी मोटर भी स्वतः ही बंद हो जाती है। अगर हम एक से ज्यादा मोटरों को एक क्रम से एक के बाद एक चलाना चाहते हैं और केवल एक ऑन ऑपरेशन का पुश बटन प्रेस करना चाहते हैं तो वो भी संभव है। हम अगर पहली मोटर ए का ग्रीन पुश बटन दबाकर स्टार्ट करते हैं और इसकी कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट जाता है तो इसके ये दो नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स, ध्यान रहे इसके कॉन्टेक्टर में दो NO कॉन्टेक्ट होना जरूरी है, ये दोनों कॉन्टेक्टर के एनर्जाइज होने पे न केवल मोटर ए के चलने का कारण बनेंगे, साथ ही साथ इनके क्लोज होने से मोटर बी के कॉन्टेक्टर की कॉइल को भी करंट मिल जाएगा और इसका कॉन्टेक्टर भी जब एनर्जाइज होगा तो इसके जो नॉर्मली ओपन हरी हाईलाइट में दिखाए गए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स हैं वो भी क्लोज हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में जो हमारी तीसरी मोटर है उसके कॉन्टेक्टर कॉइल को करंट जाएगा और वो भी अपनी मोटर को शुरू कर लेगी और अपने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स को भी क्लोज कर लेगी। तो आप पाएंगे कि अब हमारी क्रम से ए के बाद बी और बी के बाद सी शुरू हो गई हैं और हमें सिर्फ एक ही प्रेस बटन को दबाने की जरूरत रही। और ये जो तीनों मोटरों का ऑपरेशन है वो तब भी चालू रहेगा जब हम हरा पुश बटन पे प्रेशर रिलीज कर देंगे, क्योंकि मोटर ए के कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है वो सभी कॉन्टेक्टर कॉइल के लिए करंट का एक बाईपास बनाए हुए है। अगर इस सीक्वेंस ऑपरेशन में हम लाल नॉर्मली क्लोज पुश बटन की मदद से मोटर ए को बंद करने की कोशिश करते हैं और जब मोटर ए की कॉन्टेक्टर कॉइल में करंट इंटरप्ट होता है तो इसका ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट भी ओपन हो जाएगा और ऐसी स्थिति में मोटर बी और मोटर सी की भी कॉन्टेक्टर कॉइल डी एनर्जाइज हो जाएगी और उनके कॉन्टेक्टर मोटर बी और मोटर सी की पावर सप्लाई से कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो अगर ए मोटर नहीं चलेगी तो बी और सी का भी चलाना संभव नहीं है। ध्यान रहे इस तरह के सीक्वेंस ऑपरेशन में हमने केवल एक पुश बटन का ऑपरेशन करके तीनों मोटरों को ऑन या ऑफ किया है, लेकिन यहाँ हमारी एक मोटर के शुरू होने के बाद दूसरी और तीसरी मोटर को इंस्टेंटली शुरू किया जा रहा है। पहले के चालू होने के बाद दूसरी और तीसरी मोटर के चलने के बीच में कोई टाइम डिले यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। अगर हमें किसी निश्चित निर्धारित समय के बाद एक मोटर के बाद दूसरी मोटर को सीक्वेंस में चलाना होगा तो हमें टाइम डिले टाइमर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। जरा जानते हैं कि टाइम डिले टाइमर्स की मदद से ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल किस तरह से किया जाता है। एक इंडस्ट्री प्रोसेस में मोटरों का ऑटोमेटिक तरीके से सीक्वेंस कंट्रोल टाइम डिले की मदद से बहुत कॉमनली यूज होता है और हम टाइम डिले की मदद से कई मोटरों को सीक्वेंस में, जैसे यहाँ दो मोटरों को हमने कहा है ए और बी को कंट्रोल कर सकते हैं एक के बाद एक, और एक से दूसरी को चलाने के बीच में कुछ समय अंतराल भी हम रिले की मदद से पैदा कर सकते हैं
हैं और बड़ी इकोनॉमिक प्राइजेज में इजी टू यूज और रिलायबल टाइम डिले रिले बाजार में अवेलेबल है, जिनको हम कॉन्टेक्टर कंट्रोल सर्किट में इस्तेमाल करके आवश्यक टाइम डिले का प्रयोग करके मोटरों के ऑपरेशन में सीक्वेंसिंग करते हुए टाइम डिले को कंट्रोल कर सकते हैं। जरा एक दो मोटर के टाइम डिले से सीक्वेंस कंट्रोल को समझने से पहले बाजार में जो टाइमर अवेलेबल हैं उनके बारे में जानते हैं। इंडस्ट्रियल कंट्रोल में इन दिनों हम इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज्यादा इकोनॉमिक और रिलायबल हैं। आईसी के रूप में जो टाइमर है 555 आईसी का, वो बहुत एक्यूरेट टाइमिंग की रेंजेस को माइक्रोसेकंड से लेके आवर्स के बीच में हमें प्रदान कर सकता है और एक आईसी 555 की वर्किंग सप्लाई वोल्टेज के वेरिएशंस या वर्किंग के दौरान एजिंग से भी बदलती नहीं है। हम 8 पिन में जो आईसी 555 अवेलेबल है उसे मेटल केन के इस तरह के पैकेज में या एक 8 पिन की ड्यूलिन पैकेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो 8 पिनों का कनेक्शन है उसमें एक ग्राउंड टर्मिनल है, 2 पे ट्रिगर है, 3 पे हमारा आउटपुट आता है, 4 पे हम रीसेटिंग कर सकते हैं, कंट्रोल वोल्टेज सिग्नल 5 पे देना होता है, थ्रेशोल्ड 6 पे है, डिस्चार्ज 7 पे है और जो ऑपरेशन के लिए सप्लाई हमें देनी होती है वो 8 नंबर की पिन पे हम पावर सप्लाई दे सकते हैं। 555 आईसीज हैं वो मैक्सिमम 18 वोल्ट की रेटिंग्स पे सर्किट में 600 मिलीवाट तक के पावर डेसिपेशन के लिए अवेलेबल हैं और एक आईसी टाइमर 555 में इनबिल्ट इंटरनली 23 ट्रांजिस्टर हैं, 2 डायोड है और 10 रजिस्टर्स का कॉन्फ़िगरेशन है। जब ऐसे ही हम आईसी टाइमर का इस्तेमाल करते हैं तो इनके A1 और A2 टर्मिनल या A1 और B1 टर्मिनल के बीच में सप्लाईज का कनेक्शन करते हैं और 15 नंबर और 16 नंबर के बीच में एक नॉर्मली क्लोज्ड और 15 और 18 के बीच में एक नॉर्मली ओपन ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स एक सिंगल पोल डबल थ्रू टॉगल के लिए अवेलेबल है और हम टाइमिंग इंटरवल को इन स्क्रूज की सेटिंग्स में कोर्स और फाइन एडजस्ट कर सकते हैं और कॉमर्शियली ये 300 रुपए से 1000 रुपए की रेंज में रिलायबल और एक्यूरेट टाइमर्स हमारे मोटर कंट्रोल सर्किट्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें किसी टाइमिंग कंट्रोल में बहुत सारे आउटपुट्स और प्रोग्रामिंग की भी फैसिलिटी चाहिए तो हम एक माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का टाइमर हमें पूरे साल भर के लिए कंटिन्यूअस प्रोग्रामिंग के रूप में बहुत सारे टाइमिंग प्रोग्राम्स दे सकता है। एक माइक्रो प्रोसेसर टाइमर 16 सर्किट्स को 60 अलग अलग तरह के प्रोग्राम से कंट्रोल कर सकता है और हम हमारी प्रोग्रामिंग में कुछ प्रोग्राम्स को तयशुदा शेड्यूल्स के हिसाब से बार बार रिपीट कर सकते हैं और इनका इस्तेमाल सीक्वेंस ऑपरेशन में, लाइटिंग कंट्रोल में, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में, एनर्जी मैनेजमेंट में हम कर सकते हैं और कुछ प्रोग्राम को हम इस तरह से सेट कर सकते हैं कि वो तयशुदा इंटरवल के बाद रिपीट हो सकते हैं और विशेष स्थितियों के लिए, हॉलीडे या वर्किंग आवर्स के चेंजेस के लिए भी इन्हें हम प्रोग्राम कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक टाइमर की मदद से टाइम डिले को एडजस्ट करते हुए 2 मोटरों का ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल का कंट्रोल डायग्राम यहाँ प्रदर्शित है। जब हम मोटर ए को चालू करने के लिए ग्रीन नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट को प्रेस करके क्लोज करते हैं तो मोटर के कॉन्टैक्टर की कॉइल एनर्जाइज होकर अपने मेन पावर कॉन्टैक्ट से मोटर को 3 फेज सप्लाई अवेलेबल करा देगी और मोटर ए सीक्वेंस में पहले चालू हो जाएगी। इसी दौरान ये NO ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट भी क्लोज हो जाएगा। इस कॉन्टैक्ट के क्लोज होने से प्रेस बटन को छोड़ने पर भी कॉन्टैक्टर कॉइल का करंट जारी रहेगा और कॉन्टैक्टर कॉइल के पैरेलल में रेड एरो से प्रदर्शित ये टाइमर के A और B के बीच में जो टाइमर सर्किट है उस सर्किट को भी सप्लाई अवेलेबल हो जाएगी और टाइमर अपनी टाइमिंग कैलकुलेशन सप्लाई क्लोज होने के बाद कैलकुलेट करना शुरू कर देगा और किसी तयशुदा प्री डिफाइंड टाइम के बाद टाइम क्लोज ऑक्सिलरी NO कॉन्टैक्ट यहाँ क्लोज हो जाएगा और इससे B मोटर के कॉन्टैक्टर को स्पेसिफाइड टाइम डिले के बाद सप्लाई मिल जाएगी जिससे मोटर B सीक्वेंस में A के बाद सर्टेन टाइम डिले के बाद चालू हो जाएगी। इसी दौरान कॉन्टैक्टर B अपने ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को क्लोज कर लेगी और एक नॉर्मली क्लोज ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को ओपन करके टाइमर को रीसेट करके टाइमर कॉन्टैक्ट को भी नॉर्मल ओपन पोजीशंस में ले आएगी। ए मोटर के चलने के कितने बाद हमें B मोटर को शुरू करनी है वो टाइमिंग डिफरेंस हम यहाँ टाइम रिले के टाइमिंग को एडजस्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। इस ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल में मोटर ए नॉर्मली ओपन पुश बटन को प्रेस करते ही चालू हो जाएगी और मोटर ए के कॉन्टैक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट से टाइमर रिले का टाइम क्लोज टाइमिंग शुरू हो जाएगा और स्पेसिफाइड टाइम डिले के बाद इसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्लोज होकर मोटर बी को भी स्पेसिफाइड
टाइम डिले के बाद शुरू कर देंगे। मोटर बी का कॉन्टेक्टर अपने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट को क्लोज करके टाइमर के साथ एक बाईपास कॉइल के करंट का रास्ता बना देगा और अपने दूसरे ऑक्सिलरी क्लोज कॉन्टेक्ट को ओपन करके टाइमर को रीसेट करके टाइमर कॉन्टेक्ट को नॉर्मल ओपन पोजीशन में ले आएगा। अब दोनों मोटर अपने अपने ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के थ्रू अपनी अपनी कॉइल की इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई को मेंटेन रखती हैं। हम सेकंड मोटर को अकेली बंद कर सकते हैं इस पुश बटन की मदद से, लेकिन अगर पहली मोटर को पुश बटन से बंद करते हैं तो दोनों मोटर के कॉन्टेक्टर कॉइल का करंट इंटरप्ट हो जाएगा और दोनों मोटरें एक साथ बंद हो जाएंगी। हम इस तरह की स्कीम से 2 से ज्यादा मोटरों की भी सीक्वेंस ऑपरेशन और तयशुदा टाइमिंग डिले से इन्हें स्टार्ट या स्टॉप कर सकते हैं, जहां किसी एक स्पेसिफाइड मोटर के बंद करने पे सारी दूसरी मोटरों को एक साथ बंद किया जा सकता है और एक मोटर को शुरू करने के बाद तयशुदा टाइम डिफरेंस के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी मोटर को सीक्वेंस ऑपरेशन में शुरू किया जा सकता है। आशा है आज की लर्निंग वीडियो से आपको इंडस्ट्रीज में मोटरों को सीक्वेंस में किस तरह से कंट्रोल करते हैं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के नोट्स को एक पीपीटी लिंक के रूप में डिस्क्रिप्शन से आप प्राप्त कर सकते हैं और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे हर नए काम का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।